केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है और इसको हम बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम बताते चलेंगे आपको। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यूज और दूसरे वन लाइनर या डिटेल्ड आंसर वाले, तो उन सबको भी हम देखेंगे। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक बीएचयू एमयू जानने वगैरह की तैयारी कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी केमिकल रिएक्शंस के देखते हैं। जैसे कि अगर हम मिल्क को ओपन छोड़ दें खासतौर पे समर डेज में, तो गर्मियों के दिन में मिल्क के अंदर से स्मेल आने लगती है और थोड़ी देर बाद या तो वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है या फिर वो कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों ही केस में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि आपने आयरन का कोई ऑब्जेक्ट लाइक नेल या तवा या कोई और ऑब्जेक्ट ओपन छोड़ दिया है, अगर एयर के टच में है वो और उस पर पॉलिश वगैरह नहीं किया है, तो वो क्या होगा, कुछ दिन के बाद अपना रंग बदल देगा। वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम कोरोजन या रस्टिंग कहते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फूड इज कुक्ड। अगर हम फूड को पकाते हैं, खाना बनाते हैं हम, तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन के तहत ही उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। कच्चे खाने का टेस्ट अलग होता है और पके हुए खाने का टेस्ट अलग होता है। वो खाने लायक भी कई बार कच्चे में नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, और पक जाता है तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस के तहत ही ऐसा हो पाता है। फूड इज डाइजेस्टेड, अगर हम इसकी बात करें, अगला फोर्थ पॉइंट है हमारा, तो फूड डाइजेस्ट होता है तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं, तभी वो डाइजेस्ट हो पाता है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, वी रेस्पायर। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये श्वसन, या हिंदी में हम कहते हैं श्वसन या सांस लेना, बहुत कॉमन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन एक नहीं बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, बट मोटे तौर पर आप कह सकते हो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होती है, तभी जाकर के हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं और अपना खाना वहां बेसिकली हम जलाते हैं और खाना जलाने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारे काम आती है। ये उसकी एक मोटी सी पहचान है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन कहीं पे हुई है या नहीं हुई, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो या तो उसके कलर में चेंज हो जाएगा या उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के, उस सामान के, तभी हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा उसके स्टेट में चेंज हो सकता है, लाइक लिक्विड है तो सॉलिड हो सकता है, लाइक पानी का बर्फ में बदल जाना या बर्फ का पानी में बदल जाना या पानी का गैस में बदल जाना। जैसे आप पानी गर्म करते हो, थोड़ी देर बाद भाप उठने लगती है, तो पानी वहां पे क्या है, गैस में बदल रही है, और वो भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन की तरफ हमें ले जाता है। हालांकि वो प्योर केमिकल रिएक्शन तो हम नहीं कह सकते। ओके, तो ऐसे बहुत सारी, पानी का तो क्या एग्जाम्पल यहाँ देना थोड़ा मुश्किल है, उसको हम थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल चेंज इन स्टेट इज एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट एक और पहचान है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार कई जगह से इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि आप देखते हो कि बाइक या कारों से धुआं निकलना, तो वहां पे हम देखते हैं धुआं को निकलते हुए कि हाँ बाइक स्टार्ट हो गई, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी वहां काला काला धुआं निकल रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम पहचान पाते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अब अगर कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन की बदौलत, हेल्प से। ठीक है, जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम ले लें और उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही हम ग्लूकोज ले लें, अगर जैसे कि हमने रेस्पिरेशन की केस में बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां पे कोई जो रिएक्शन होती है इस ढंग से होती है, ग्लूकोज होता है हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ये, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिनको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इस ढंग से दिखाते हैं। अब अगर हम इनको लिखते हैं एक्चुअल फॉर्म में, तो कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। राइटिंग केमिकल इक्वेशन, तो यहां पे लिख लेते हैं पहला पॉइंट, राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए, जैसे कि हमने बात की थी अभी एक एग्जांपल में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आया था, कहां से आया था वो, मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई थी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद हमें मिला था क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे मिला था हमें। ठीक है, और ऐसे ही हमने बात की थी ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर हम लिख दें C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और इस पर रिएक्शन किसकी हुई थी, ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई थी, और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक्सहेलेशन में निकलती है, तो कहां से आती है, वो ग्लूकोज के जलने से ही निकलती है। ठीक है, और ऐसे ही हमें साथ साथ मिलेगा वाटर, यहाँ पे 6H2O, और प्लस एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या है, राइटिंग हम कुछ इस ढंग से करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, अब हम इनको बैलेंस करने की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ये हटा दें, ये अगर हम हटा दें तो ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन। ठीक है, तो इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर हमें लिखना होता है, तभी जाकर के ये बैलेंस हो पाता है।
जैसे कि अगर हमने यहाँ अभी देखा था कि 6 लिखा था और यहाँ पे भी 6 लिखा था, यहाँ पे भी 6 लिखा था, तो अल्टीमेटली ये बैलेंस हो गई। अब हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है इक्वेशन या नहीं है। कार्बन के 6 एटम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 6 है कार्बन? जी बिल्कुल 6 है, तो कार्बन बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 12 है और हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं। रिएक्टेंट्स है, ये सब के सब क्या है? रिएक्टेंट्स। और ये क्या है? ये है प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन है 12, तो यहाँ पे देखिए 12 हो गए प्रोडक्ट्स में भी, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 12 और प्लस 6 18 ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 6 इंटू 2 12 प्लस 6 18, तो ऑक्सीजन भी इनसे बैलेंस हो गई। तो रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने के यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर है। हर एक एटम जो है रिएक्टेंट्स के उतने ही होने चाहिए जितने के यहाँ पे है हर एक रिएक्टेंट के लिए, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस मानी जाती है, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ मैग्नीशियम के केस में आप देख रहे हैं, तो मैग्नीशियम में यहाँ देखो वैसे तो बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होती तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ लगा करके कोएफिशिएंट और हम इसको बैलेंस कर सकते थे। अब आप देखिए राइटिंग सिंबल फॉर फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट्स हैं उसकी वो कैसी हैं, उनको हम कैसे दिखाते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा था और ऐसे में जो हमें मैग्नीशियम मिला था यहाँ पे वो सॉलिड था और यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो गैसियस फॉर्म में था, तो इसको हम जी से दिखाएंगे, स्मॉल जी यहाँ पे और स्मॉल एस यहाँ पे, और ये अगर सॉलिड है तो हम इसको एमजीओ को स्मॉल एस से दिखाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप देखिए ग्लूकोज क्या होता है? सॉलिड होता है, तो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे जस्ट मोमेंट स्मॉल एस से, और ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था? ये गैस था, गैसियस फॉर्म में, तो इसको स्मॉल जी से दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस फॉर्म में, तो इसको भी हम स्मॉल जी से दिखाएंगे। वाटर चूंकि लिक्विड है तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? स्मॉल एल से दिखाएंगे। क्लियर? साथ ही साथ अगर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर एप्लीकेबल है तो उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे 300 डिग्री सेल्सियस सपोज, ये जो भी यहाँ पे अगर 300 डिग्री सेल्सियस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो भी है उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और अगर हम प्रेशर दिखाना चाहें तो यहाँ पे 1 atm या जो भी लिखना चाहें प्रेशर जिस भी फॉर्म में है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या यहाँ पे कोई कैटलिस्ट आ सकता है, जैसे जिंक कई जगह कैटलिस्ट का काम करता है और कई जगह एंजाइम्स कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो वहां पे भी हम ऐसे उनको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी ढंग के। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, और आयरन की हम रिएक्शन करा दें वाटर वेपर के साथ, तो ये किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर गैसेस फॉर्म में होगा, और आयरन किस फॉर्म में होगा? ये होगा सॉलिड फॉर्म में। तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा? Fe3O4, Fe3O4 ये बनेगा। और यहाँ पे ये किस फॉर्म में होगा? ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको इक्वेशन को आप बैलेंस कर लो, अगर बैलेंस नहीं है तो देखिए यहाँ पे Fe के 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसको ऐसे बैलेंस कर लेंगे तो Fe के 3 हो गए। अब अगर वाटर की बात करें तो वाटर यहाँ पे है नहीं, इधर और इधर है वाटर। यहाँ पे देखिए O की पोजीशन क्या है? यहाँ पे O है 1 और यहाँ पे है 4, तो वाटर यहाँ पे लगा दो, सॉरी वाटर के पहले लगा दो 4। अब यहाँ पे देखिए साथ ही साथ कुछ और बन रहा होगा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? Fe3O4, तो Fe और O तो आ गए, लेकिन हाइड्रोजन बची, तो हाइड्रोजन यहाँ पे गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी और ये 4 फॉर्म में होगी, और गैसेस फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे स्मॉल जी से हम इसको दिखा देंगे। तो ऐसे हम इनके फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर के कोई सब्सटेंस बना रहे हैं तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है। तो कई टाइप की ये रिएक्शन होती है जिनको हम बारी बारी से अभी यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन सबको हम बारी बारी से यहाँ पे लिख देते हैं। पहले दूसरी हमारी रिएक्शन होगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवी होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। देखिए आपने देखा होगा कि कार्बन अगर हम जला दें, किसके साथ जलेगी? ऑक्सीजन के साथ जलेगी। जब भी बात होगी केमिस्ट्री में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं इसको बैलेंस करने की बात। तो बैलेंस इसको हम
करें तो कार्बन का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, इसका मतलब कार्बन बैलेंस है। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है डायटोमिक होती है, यानी कि दो एटम होते हैं उसमें एक मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटलीस्ट दो आएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन क्वांटिटी दो है, तो ये बैलेंस भी हो गई रिएक्शन। अगर हम सिंपल सी बात करें तो ये सॉलिड होगा, ये गैसियस फॉर्म में होती है तो इसको हम स्मॉल जी से दिखाएंगे, और ये भी जो है गैसेस फॉर्म में होती है तो इसमें जी से इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आप बात करें कि हाइड्रोजन अगर हम लें और ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और वाटर बनेगा तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस है, देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो आइटम है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ दो आइटम है, यहाँ पे एक दिख रहा है, तो यहाँ पे 1/2 आप कर लो, तो ये ढंग से बैलेंस हो गई। यहाँ पे आप इनकी फिजिकल स्टेट्स को दिखाते हुए सिंबल्स आप लगा सकते हैं, जहाँ पे जी एप्लीकेबल है जी लगाएंगे, जहाँ पे लिक्विड है स्मॉल एल से दिखाएंगे, और अगर कोई सॉलिड वैसे सॉलिड इस केस में है नहीं, बट होता तो हम सॉलिड को स्मॉल एस से दिखा सकते थे। अब हम अगली रिएक्शन की बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि आपने देखा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें, तो ये किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका CaO क्विक लाइन में, ठीक है। और साथ ही साथ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक तरह का क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, और इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं बैलेंस करके इसको, Ca एक है तो एक एटम यहाँ पे भी है, कार्बन के देखिए एक एटम यहाँ पे है तो एक ही एटम यहाँ पे भी, कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन 2 ये है और एक ये है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो ये इक्वेशन बैलेंस भी अपने आप में है। अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो ये सॉलिड होता है, तो इसे स्मॉल एस से दिखाएंगे, यहाँ पे ये भी सॉलिड होता है तो इसको स्मॉल एस से दिखाएंगे, और ये आपकी क्या है तो स्मॉल जी से दिखाएंगे। तो इस ढंग से हम ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जैसे अगर हम SO4 की बात करें, फेरस सल्फेट की, तो ये टूटेगा तो क्या क्या बनाएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये बनाएगा देखिए Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसको आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे देखिए सल्फर एक है, यहाँ पे सल्फर ये है, दो सल्फर है, तो यहाँ पे एटलीस्ट दो होना चाहिए। Fe के यहाँ पे दो एटम है तो यहाँ पे दो एटम है, Fe बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 × 4 8 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है 5, और ये है 3, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इधर से ये इक्वेशन बैलेंस भी हो गई है आपकी। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं पहले, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट में आप जैसे कि नाम से देख रहे हो, जान रहे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी चीज का, किसी एलिमेंट को कोई एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ऐसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम आयरन की रिएक्शन करा दें कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आप जानते हो कि रिप्लेस हो जाएगा किससे, आयरन से, क्योंकि आयरन यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऐसा कोई भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है केमिकल इक्वेशन में, वो आप आगे पढ़ोगे कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है और क्यों। तो यहाँ पे आप अगर इसको रिप्लेस करोगे तो ये फेरस सल्फेट बन जाएगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कर दिया है Fe ने Cu का। ऐसी और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Zn ले लो आप इसके बदले, और CuSO4 से उसकी रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे भी सेम होगा, Zn अलग हो जाएगा, ZnSO4 एक साथ आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हो, पीबी का रिएक्शन करा दो आप अगर CuCl2 के साथ, तो PbCl2 एक साथ आ जाएगा, और बचता क्या है, कॉपर अलग हो जाएगा आपका। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम अगला एग्जांपल देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होगा ये, और इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के।
Na2SO4 की अगर हम रिएक्शन कराते हैं BaCl2 के साथ, BaCl2, तो ये हमें क्या क्या देने वाला है, ये हमें देने वाला है NaCl, 2NaCl हो जाएगा बल्कि, और साथ ही साथ ये हमें देगा BaSO4, बेरियम दे देगा, और NaCl मतलब नमक, तो नमक भी सॉलिड होगा हमारा, और ये भी होगा हमारा सॉलिड। ऐसे ही यहाँ पे फिजिकल स्टेट में देखेंगे तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे SO4 जो कि Na के साथ था वो चला गया है आपका Ba के साथ, और क्लोराइड जो कि Ba के साथ था पहले वो हो गया है Na के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इस तरह के रिएक्शंस को हम कह रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक दो एग्जांपल और देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अगर हम NaOH जो कि एक क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं HCl के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और रिएक्शन पे हमें क्या मिलने वाला है, NaCl फिर से मिलेगा, और बचेगा क्या हमारा H2O। तो देखिए OH को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, किससे, Cl से, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसके साथ Na के साथ आ गया है Cl, और H के साथ आ गया OH, इससे इसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करें तो फिफ्थ हमारी कैटेगरी है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस पे अक्सर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो आप कॉम्पिटिशन में कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। कैसे आप पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो देखिए फिफ्थ कैटेगरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड अगर हम ले लें और उसकी कार्बन के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन पे जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो आखिर जिंक के साथ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, जिंक का क्या हो गया, जिंक का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया। कहीं पर अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, इसके जस्ट अपोजिट। जैसे कार्बन के केस में आप देख रहे हो, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाकर के ऑक्सीजन आ गया है, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का और रिडक्शन हुआ है जिंक का। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ सके। MnO2 अगर हम इसका रिएक्शन करा दें HCl के साथ, तो हमें क्या क्या मिलने जा रहा है, हमें मिलने जा रहा है MnCl2 और वाटर प्लस क्लोरीन प्लस क्लोरीन। तो Mn का देखिए एक है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 4, ओके बैलेंस है। अब आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले किसके साथ है, Mn के साथ। अगर ये Mn से हट गई यहाँ पे जाकर के, तो इसका मतलब क्या हुआ, Mn का रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन उससे निकल गई है। ऐसे ही आप देखिए HCl के केस में, HCl के था, HCl में हाइड्रोजन के साथ क्या था, Cl था, तो HCl से Cl निकला और Mn के साथ चला गया, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ऐसा आप पहचान सकते हो आसानी से कि इक्वेशन में किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इस पे सवाल अक्सर देखा जाता है। अब आप ये बताइए कि ये जो आपकी एक इक्वेशन हमने आपको शुरू में बताई थी कि Mg का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ था और ये O बना था, तो यहाँ पे Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन, ये आपके लिए सवाल है होमवर्क का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोजन के, या इसको आप रस्टिंग के नाम से भी जानते हो, और इस पर अक्सर सवाल देखने में आता है। रस्टिंग होती क्या है कि जब आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को या सिल्वर ऑब्जेक्ट को या कॉपर ऑब्जेक्ट को किसी और मेटल ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज कर देते हो, तो उस केस में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। और आयरन की केस में अगर हम बात करें तो एक रेडिश व्हाइट पाउडर जैसा बाहर की तरफ होता है, जिसको आप हाथ लगाओगे तो वो झड़ भी जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग या कोरोजन।
तो ये केमिकल रिएक्शन होती है आयरन की ऑक्सीजन के साथ। इसको कोई रीजन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आयरन है ये आपका, ये ऑक्सीजन आ गई आपकी, और Fe2O3 यहाँ पे बन जाता है Fe2O3, जिसको आप फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हो। इक्वेशन बैलेंस कर लो। Fe के यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है तो इससे बात नहीं बनेगी। हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 शुरू में लगा देते हैं, ये हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे हम 2 लगा दें तो अपना काम हो जाएगा, और आयरन की इस केस में 4 हो जाएंगे एटम्स। ठीक है, तो अब आयरन भी बैलेंस है, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, जैसे करके इक्वेशन भी आपकी ये बैलेंस हो गई है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आयरन के साथ ये रिएक्शन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन या रस्टिंग। और ये ऐसा केस सिल्वर के साथ भी हो सकता है, जबकि सिल्वर ऐसे में कभी कैसे दिखाई देता है, सिल्वर दिखाई देता है ब्लैकिश। ठीक है, ब्लैकिश। अगर ये कॉपर के साथ हो, सिल्वर है तो Ag, और कॉपर को हम कैसे लिखते हैं, CO। तो कॉपर के साथ अगर होता है तो ग्रीनिश दिखाई देता है, हरे रंग का कलर आ जाता है वहां पे। ठीक है, जबकि आयरन की केस में हमने कैसे लिखा था, रेडिश व्हाइट, रेडिश व्हाइट कलर वहां पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो कोरोजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार पेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां पे ऑक्सीडेशन ना होने पाए आयरन का, और आयरन सेफ रहे, लंबा चले, लॉन्ग लाइफ रहे उसकी। और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आप देखते हो रेंसिडिटी केस में, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है कि सड़न हो जाती है, जैसे खाने का सामान है कोई, तो उसमें अचानक कुछ घंटों के बाद सड़न सी स्मेल सी आने लगती है, इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो ये क्यों होता है, ये भी ऑक्सीडेशन की बदौलत ही होता है, और उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन अगर हो जाता है, ऑक्सीजन की साथ रिएक्शन हो जाती है तो वो स्मेल करने लगता है और बेकार हो जाता है, खाने लायक वो नहीं बचता, टेस्ट भी उसका बदल जाता है, स्मेल भी उसमें गंदी से आने लगती है, जिसकी वजह से हम उसको नहीं खा पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो खाने का सामान है उसको हम टाइट जार में बंद करके रखते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। तो क्या क्या सोल्यूशन क्या करते हैं इसका बचने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और टाइट जार में बंद रखते हैं। साथ ही साथ एक और उपाय भी हम करते हैं, कई बार जो पैकेट्स वगैरह होते हैं खाने के, उनमें हम जो गैस भरते हैं वो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, N2 गैस कह लो उसको। तो N2 गैस जो है वो भी काफी हद तक नॉन रिएक्टिव होती है, आसानी रिएक्शन किसी चीज से नहीं करती। साथ ही साथ उसके भरने से ऑक्सीजन या दूसरी गैस के लिए स्पेस खत्म हो जाता है, तो सब्सटेंस जिसको हम लंबे टाइम के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं वो सेफ रहता है। और ऐसा आप देखते हो खासतौर पर चिप्स वगैरह के पैकेट के अंदर हवा भरी होती है, तो वो हवा जो होती है आपकी वो नाइट्रोजन ही होती है। तो इस पर भी अक्सर सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि रेंसिडिटी क्या होती है और आप कैसे उससे बच सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सारे सवाल देखेंगे जितने भी चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, A to Z, छोटा या बड़ा, और साथ ही साथ हम देखेंगे चैप्टर के एंड में दिए हुए सारे सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।